अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइनीज़ हिस्ट्री फ्रॉम एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ये डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री विद प्रोफेसर असलम सैयद का 76वां प्रोग्राम है जो हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना की तारीख क़दामत से जिद्दत तक का सफ़र हम तय कर रहे हैं। इसमें हमने एशियन चाइना को कवर करने के बाद जो उसके इम्पीरियल या डायनेस्टिक रूल पे आ गए थे। पिछले प्रोग्राम में हमने जो अर्ली इम्पीरियल पीरियड था उसे कवर किया, और आज हम जो उसका मिडिल इम्पीरियल पीरियड है उसे टच करेंगे। तो इसमें ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास आज के लिए सुई डायनेसिटी और टैंग डायनेसिटी को हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं सर। चूंकि हम यहाँ पे किंगडम्स और डायनेस्टीज को एड्रेस कर रहे हैं, आज जी। जो 5 किंगडम्स और 5 डायनेस्टीज और 10 किंगडम्स डिस्कस होंगी। तो सर हम पहले तो थोड़ा सा ये फर्क बताइएगा कि आप ये डायनेस्टी और किंगडम को हमारे सामीन के लिए कि इसे हम किस तरह से मुख्तलिफ करके देख सकते हैं, और दूसरा फिर इस इनके चेंज होने के जो मराहिल थे वो किस तरह से थे। प्रोफेसर जी, असद ये सब जनाब। ठीक है जी, थैंक यू। असल में बात यह है कि अब हम अगर माजी में देखें तो हमने जो इस वक्त तक तय किया है सफ़र इस तारीख का, उसमें जो आखिरी बड़ी डायनेस्टी थी वो हन डायनेस्टी थी। जी सर। डायनेस्टी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं लूज सेंस में, ठीक सर। उस सेंस में इस्तेमाल नहीं करते जिसमें बाद में यूरोपियन हिस्ट्री में या हमने अपनी साउथ एशियन हिस्ट्री में मुगलों के लिए इस्तेमाल किया है। ये एक बड़ा ट्राइब था जो अपने आप को एफिलिएट करता था इस खानदान के साथ, और उसमें से कोई भी कॉम्पिटेंट रूलर जो था, और यही वजह है इसकी, ये जो अब हम पीरियड जिसमें दाखिल होने लगे हैं, आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर जिन्होंने बगावत की वो या तो इनकी फौजी जर्नैल थे या एलीट का हिस्सा थे, गवर्नर थे किसी इलाके के, जिन्होंने समझा कि हम इनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं जो सेंट्रल प्लेस पे बैठा है, तो उन्होंने फिर अपनी अलहदा जगह जो थी वो तलाश कर ली। अच्छा, जहां तक आपका ये सवाल है कि डायनेस्टी और किंगडम में, ये भी वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है। सर। हमारे पास मटीरियल चूंकि ज्यादा लिखा हुआ हिस्टोरियोग्राफी के हवाले से जी सर। ब्रिटिश, अमेरिकन और यूरोपियन ऑथर्स का है, तो इसलिए हम वो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं ताकि सुनने वाले जब वो किताबें देखें तो कहें कि ये तो और कुछ लिखा हुआ है और हमें कुछ और बताया जाता रहा है। वो 10 किंगडम्स नहीं है, वो दरअसल ये हैं कि वो सिटी स्टेट्स आप कह लीजिए, या रीजनल सेपरेट गवर्नमेंट्स। जिस तरह से आप हमारी तारीख में देखेंगे जब कि मुगलों का जब आखिरी दौर है, जिसको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, उसमें कितनी किंगडम्स, कितने इलाके खुद मुख्तार हो गए। एक्सक्यूज मी। तो वो खुद मुख्तारी के लिए हमने यहाँ पे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो किंगडम्स का किया है, कि हर एक ने अपनी अलहदा-अलहदा बना ली। फिर चूंकि इनकी आपस में जंगें भी हुई हैं, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि दीज टेरिटरीज वर डिफरेंट। तो ये बुनियादी तौर पे फ़र्क है इनमें, डायनेस्टीज़ में और किंगडम में। डायनेस्टीज़ का ये होता था कि वो किसी हुक्मरान के नाम पे अपना नाम रख लेते थे, या कबीले में कोई अगर कोई बहुत बड़ा शख्स गुज़रा है, मसलन ये बाद में आप देखेंगे कि चंगेज़ खान की फैमिली जब आई है इस पे बरसर-ए-इक़्तिदार चाइना पे, तो चंगेज़ी नहीं कहलाए, ना वो मंगोल कहलाए हैं, वो युआन अपने आप को कहते थे। तो इस लिहाज से डायनेस्टीज़ में आप बिल्कुल लूज़ टर्म है ये, जैसे खानदान गुलामा के बारे में हम कहते हैं लूज़ टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो चाइनीज़ में ये डायनेस्टीज़ का कॉन्सेप्ट उस तरह से जब आता है, उस वक़्त स्टेबिलिटी हो जाती है। ये पीरियड है केओटिक, जिसमें हर शख्स ये समझता है कि अगर वो हुक्मरान बैठा है बना हुआ, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो ये जो एक तरह की कॉम्पिटिशन थी, और फिर अगर कोई नाराज़ हो गया है
और उसके पास रिसोर्सेस काफ़ी हैं। मसलन 2 रिबेलियन तो की हैं इनके अपने सोल्जर्स ने। एक को तारीख स्मगलर सोल्जर कहती है और एक को वैसे वो नाराज़ हो गया, फ़ौज उसके पास थी, रिसोर्सेस थे, तो उसने बगावत कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ख़ाँ बाद में वो मारे गए, पकड़े गए, वो अलग बात है एक। अच्छा, इसमें से जो नतीजा निकालते हैं हम, वो ये है कि इनके साथ फिर सलूक क्या होता था? ये जो डिफीट हो जाते थे। ये चूँकि एक तरह से इनके अपने ही लोग थे और यहाँ पे वो चीनी विज़डम और वो चीनी हमें नज़र आती है इनकी कि जिसको आपने शिकस्त दे दी है बैटलफ़ील्ड में, उसके घर को ना उजाड़ें। ये एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है किसी इनके मुफ़क्कर का, उसको ऑनर करें क्योंकि वो लोग जो उसके साथ हैं, जो अब शिकस्त ख़ुर्दा हैं, वो जब देखेंगे कि आपने इस बंदे की इज़्ज़त की है, तो उनके दिल में आपकी इज़्ज़त पैदा हो जाएगी और मुमकिन है कि आपका जो जो दौर है, दौरे हुकूमत है, वो देरपा साबित हो। तो इसलिए उनको अक्सर ये रिटायर कर देते थे, जागीर दे देते थे और बाज़ औक़ात तो उनके टाइटल्स भी रहने देते थे उनके पास। ये एक तरह से एक क्लास हमें नज़र आती है इमर्ज होती हुई इस दौर में, जिसको आप कह लें कि एलीट की या अशराफिया की क्लास है। अब इसके मैं इसको मुकम्मल कर दूँ क्योंकि इसमें सारी इनकी जो खूबियाँ या बाद में आपको नज़र आएँगी कि हुकूमतें तो चेंज होती रहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो स्ट्रॉन्ग थी। काम तो चलता रहा, चीनियों का जो इनका डेली जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क कहते हैं, वो तो उसी तरह रहा। उसकी वजह ये थी कि ये लोग अपने आप को तैयार रखते थे, कि ये आपस में लड़ेंगे, फिर कोई आ जाएगा, उसको ज़रूरत होगी एडमिनिस्ट्रेटर्स की, तो लेट्स कीप दिस। तो एक बड़ा अच्छा किसी का फ़िक्रा है, आई थिंक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है कि व्हाइल दीज़ पॉलिटिशियंस वर फाइटिंग, द एलीट दे वर ट्रेनिंग देमसेल्व्स इन फर्दर ब्यूरोक्रेटिक एक्सीलेंस। तो वो करते रहे उस तरह अपने आप को, तालीम हासिल करते रहे, तरीके सीखते रहे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इसलिए वो क्लास गायब नहीं हुई चाइना से इस chaotic पीरियड में। और सर इसमें नॉर्मली यहाँ पे हम देखते हैं हिंदुस्तान में जी, जब एक डायनेस्टी चेंज होती थी तो पिछले शहजादों के सर काट के पेश कर दिए, वो रांदा दरगाह हो गए, उनका मतलब है कि बुचरी कर देते थे, चुन चुन के उन्हें मार दिया जाता था। चाइना में सर ये इसका जो रॉयल फैमिलीज होती थी एक डायनेस्टी के हुँ। डायनेस्टी की, उनके साथ क्या करने का सलूक वहाँ पे रिवाज था, कैसा पैटर्न था सर? बहुत कम जगहों पे हमें नज़र आता है कि किसी का सर काट के रखा गया है। जैसे मैंने आपको वो मिसाल दी थी कि बेटे का सर बाप के सामने आता है, तो वो रिवार्ड करता है, हालाँकि वो रिग्रेट करता है कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। बहुत कम इंस्टांसेस नज़र आती हैं हमें इस तरह की। हमारे यहाँ ये जो डायनेस्टीज़ आई थीं, आप ज़रा इनका ओरिजिन देखिए। ये आई हैं, दे आर बेसिकली ऑफ मंगोल ओरिजिन। मंगोल और तुर्क ये मिक्सचर जो था ना, ये आपस में इनके यहाँ ये सरों के मीनार बनाना, सर काटना, ये एक रिचुअल थी बन गई ऑलमोस्ट अनफॉर्च्यूनेटली आपकी फ़तह की, आपकी कामरानी की, कि अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी मुहज़्ज़ब होने से, किसी मज़हब से, किसी और बात से। ये सिर्फ़ उनका एक तरीका था कि कितना बड़ा सरों का मीनार मैंने बनवाया है। चाइना में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। वहाँ उनका सिस्टम बड़ा सिंपल था कि एक टसल हुई आपस में, एक शिकस्त खा गया, दूसरा जीत गया। तो अगर वो शिकस्त खुर्दा जो है, वो बाज़ औक़ात खुद ही कहता था कि ठीक है, वो जैसे 2 खिलाड़ी आपस में मैच खेलते हैं और एक जाके दूसरे को मुबारक देता है जो हार जाता है।
बाज़ औक़ात हमें ये सीन भी नज़र आते हैं इनकी बैटलफ़ील्ड्स में कि एक जनरल जो हू हैज़ बीन डिफीटेड, ही वुड गो एंड कांग्रेचुलेट द अदर। तो उसमें फिर ये जो इन्होंने, ये जो इनकी विज़डम की बातें हैं, जो इनकी फ़लसफ़े और एथिक्स में चीज़ें आई हैं, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। उसमें फिर ये सारा लिखते हैं, क्या करना चाहिए आपको? बहुत पहले, यानी हम लोग चूँकि या ज़्यादा यूरोपियंस के ख़यालात से मुस्तफ़ीद हुए हैं बिकॉज़ ऑफ़ आवर कॉलोनियल पास्ट, और हमारी लैंग्वेज चीनी बहुत कम हमने पढ़ी है और बहुत कम इनके जो थे काम वो दूसरी ज़ुबानों में तर्जुमा हुए हैं। लेकिन जो हुए हैं, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको हैरत होती है कि ये लोग समझते थे कि आज हम जीत गए हैं तो कल हो सकता है हमारा हश्र इन जैसा ही हो जैसा हमने इनका किया है। तो इसलिए इनके सेजेस इनको वार्निंग करते रहते थे कि तैयार रहें उस वक़्त के लिए, तो इसलिए इनसे अच्छा सलूक करें। बल्कि इनमें से जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको रखें अपने साथ, बजाए इसके कि वो उधर जाके दूसरी तरफ आपके खिलाफ साज़िशें करें। कीप अ गुड आई ऑन देम एंड रिक्रूट देम एज़ योर सपोर्टर्स, एज़ योर वर्कर्स। तो ये हमें यहाँ पैटर्न नज़र आता है इसमें। तो बिल्कुल। जी, और कोई सवाल अगर हम आगे जी चलें? सर। जी सर, इस दौर में सर ये जो सुई का पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा शॉर्ट लिव्ड है इनका, जी, मतलब है कि 581 एडी से लेके 609 तक ये चलते हैं। जी, लेकिन छोटा सा पीरियड है, लेकिन अमेज़िंग इस मैं दौर बात में बताऊँ आपको जी सर। कि इस डायनेस्टी ने एक काम शुरू किया, सर। जिसको कहते हैं 3 डिपार्टमेंट्स एंड 6 मिनिस्ट्रीज़। जी सर। ये ऐसी एक चीज़ थी, आपको पता है कि 581 से 618 हार्डली 50 साल भी नहीं बनते। 19 और 18 37 इयर्स के पीरियड में। जी, जी सर, छोटा सा अच्छा, पीरियड है इनका। हाँ, लेकिन ये जो इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दिया है, जी सर। it will continue throughout China with a few changes. हम्म। ये वही जिसका मैंने पहले इशारा किया कि जो एलीट थी, उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया। अब इन वो डिपार्टमेंट क्या थे इनके, जो 3 डिपार्टमेंट्स थे, उनमें था एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अब अंदाजा कर लें, वी आर टॉकिंग अबाउट 6th एंड अर्ली 7th सेंचुरी। हम्म। कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेक्रेटेरिएट, उनका काम क्या होता था? पॉलिसी ले लेनी उन्होंने बादशाह से, उसका ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्टिंग द पॉलिसीज टू बी सेंट टू द गवर्नर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स। उसके बाद आता था चांसलरी। चांसलरी उस पॉलिसी को रिव्यू करती थी। ये वो लोग थे जो कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये बादशाह को बताते थे कि ये पॉलिसी गलत है आपकी, इसको ठीक कर लें, और एडवाइस हमारी ये है, बाकी आपका अपना है कि अगर आप जो चाहें। तो इन अदर वर्ड्स ये एक डिपार्टमेंट था जो रिव्यू करता था पॉलिसीज को। अच्छा, उसके बाद नीचे आता था डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स। ये थी उनकी एग्जेक्टिव जो इम्प्लीमेंट करती थी पॉलिसी को। अच्छा, ये तो हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो बिल्कुल किंग के नीचे था। उसके इनके अंडर थे पर वो 6 मिनिस्टर्स जो आते हैं। अच्छा, ये मिनिस्टर्स की इनके अगर आप देखें कि किस-किस पोर्टफोलियो में थे। एक था पर्सनल का मिनिस्टर, यानी जिसका काम ये था कि किसको कहाँ अपॉइंट किया जाए, जो सिर्फ ट्रांसफर्स और प्रमोशंस पे था। दूसरा था राइट्स। अब यहाँ पे कन्फ्यूशियस आपको अलाइव नज़र आता है कि जो हमारा तरीक़ा-ए-कार है, जो रसूम और रिवाज हैं, उनके लिए बाकायदा एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जो हर चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करे और प्रॉपरली उसको एग्ज़ीक्यूट करे।
फिर एक होता था मिनिस्टर ऑफ वॉर, ये डिफेंस का है तो क्लियर है। एक होता था मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। उस दौर में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का होना बजाते खुद बताता है कि कितनी ये इम्पोर्टेंस देते थे इस एरिया को। फिर एक मिनिस्टर ऑफ वर्क्स, सड़कें बनानी, बंदरगाहें ठीक करनी और जो कुछ इसमें हुकूमत के लिए या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो वो करना। और आखिरी होता था रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह जितने भी थे। ये आपको चलेगा थ्रू आउट एक्सेप्ट मिंग डायनेस्टी ने ये फिर 3 डिपार्टमेंट जो थे ये खत्म कर दिए और इससे फिर बादशाह जो था वो ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो सुई डायनेस्टी को अगर आप देखें लिटरली कि इन्होंने 37 इयर्स में क्या किया, most important contribution that they made to Chinese civilization was the idea of how to govern and through which institution. अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अगली 2 डायनेस्टी में ये कैसे, क्योंकि मैं इससे फैसिनेट हुआ एंड आई थॉट कि ये एक बुनियादी चीज है जो आपको नजर आती है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आपको यूरोप में, रोम में कहीं नजर नहीं आता इस तरह से, और हमारे यहाँ तो खैर बहुत बाद में आया है। इसके बाद आती है तंग डायनेस्टी और थोड़ा सा पीरियड है उसमें फिर जू डायनेस्टी का। ये एरियाज देखिए, ज़हन में रखिए कि इस वक्त चाइना 4 हिस्सों में तकसीम है बेसिकली। नॉर्थ, जिसमें काफी डेवलपमेंट हुई है। नॉर्थ के लोग जो थे वो एथनिकली डिफरेंट हैं, बट दे आर थ्रू मैरिज रिलेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस आर रिलेटेड टू चाइनीज गवर्नमेंट। साउथ है प्योर, जिसको आप हन पीरियड का कहते हैं, ये है जो रूलिंग क्लास आप कह सकते हैं। ईस्ट में आपको ज्यादा ट्रेडर्स नजर आते हैं, मैरी टाइम ट्रेडर्स जो डेवलप करेंगे आगे चल के शिपिंग इंडस्ट्री और बहरी तिजारत। वेस्ट के लोग हैं who will be responsible for this सिल्क रूट और सिल्क रूट के जितने मसाइल हैं। अब ये 4 ना सिर्फ एथनिकली डिफरेंट हैं, ये ऑक्यूपेशंस के लिहाज से भी डिफरेंट हैं। ये अपना जो इनका ताल्लुक है सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें भी डिफरेंट है। तो ये इनमें जो चेंजेस आएंगी दैट विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ चाइनीज पीपल। कि अगर वो नाराज हैं तो बगावत कर देंगे, डाके डालेंगे, सड़क बंद कर देंगे, तिजारत बंद हो जाएगी, जहाज रख कर देंगे, या ऊपर से इन्होंने वॉल तो बना दी थी लेकिन वॉल्स आपको पता है रोकती नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई इन्वेजन हुआ है चाइना पे नॉर्थ से ही हुआ है, तो साउथ से किसी ने नहीं इन्वेजन किया, या ओशन से हुआ है। तो जहां इनकी डिफेंस ज्यादा ये समझते थे वहीं से दे हैव बीन अटैक्ड। वेस्ट से किसने अटैक नहीं किया चाइना को, एक्सेप्ट उयगुर ने थोड़ा सा इलाका इनका लिया था, वो हम थोड़ा सा उसको हन पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ज़हन में रखिए कि चाइना इज नॉट यूनाइटेड इन एनी सेंस एट दिस टाइम। अच्छा, अब कौन कामयाब होता है? जो इन चारों एरियो को साथ लेके चलता है। इन चारों में कोई वो कॉमन चीज देखता है और ही हैज हिज लॉयल पीपल गवर्निंग दी एरियाज, या उनके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो always demanded a very wise, a very clever person at the helm of affairs। और ये डिपार्टमेंट चांसलरी जो था ये ज्यादा करता था। अब आ गया है तंग डायनेस्टी में, ये क्या सिस्टम चेंज हुआ
ये इजाजत दें जी, जी। तो जैसे आपने फरमाया कि इनके जो फाउंडर एम्परर मतलब येन है, और सुई ने जिस तरह से नॉर्थ से उतर के साउथ को कंकर किया और इसे यूनिफाई करने की कोशिश की, जी, फिर एक ग्रैंड कैनाल बनाई चाइना हाँ, में, मतलब नॉर्थ और साउथ को क्या क्या स्विच करने के लिए। अच्छा, फिर जी, जी। उन्होंने ग्रैंड वॉल को एक्सपैंड किया। सर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जैसे हमारे यहाँ शेरशाह सूरी का पीरियड है ना, हाँ, टाइम कम है लेकिन वो ग्रैंड ट्रंक रोड बन रही है, ये सराय बन रहे हैं, ये रिफॉर्म्स हो रही हैं और नए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। इन्होंने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाए, और ये मतलब कोरिया की तरफ इन्वेजन इन्होंने कर ली। मतलब ये इस सुई डायनेस्टी में, मतलब ये जरा डिफरेंट नजर आती है बाकी उनसे, कि इसमें सर आप कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि नाम भी इतना मिलता है, सूर डायनेस्टी और सुई डायनेस्टी। पूरी ये पता जी नहीं, ये सिमिलैरिटी को जाहिर है ये जी कोइंसिडेंटल है, दे हैव जी नथिंग सर। टू डू विद ईच अदर। बात ये होती है कि कोई कोई हुक्मरान ये देख लेता है। अब ये जो आपने ग्रैंड कनाल का बनाया, ये क्या चक्कर जी, था? हाँ ये चक्कर ये था कि ये इलाका जो था, ये बहुत प्रोडक्टिव था, लेकिन चीज़ें एक इलाके से दूसरे इलाके तक नहीं जाती थीं, क्योंकि इसलिए कि वो दरिया का रुख जो था वो ऊपर से, अगर आप नक्शे पे देखें, तो दरिया में एक लूप है। उस लूप को इन्होंने कवर करने के लिए ये ग्रैंड कनाल जो बनाई है, ये इट्स लाइक अ रिवर। It's like a man-made river, basically made for two reasons. One, to ship goods. Secondly, to irrigate the area. बहुत फर्टाइल एरिया था। ये इन्होंने इसकी, और इस पे ये इतना प्राइड लेते थे चाइनीज़, कि आने वाले किंग्स ने इसको ना सिर्फ मेंटेन रखा, इसको इम्प्रूव किया ग्रैंड कैनाल को, एंड और इनके हिस्टोरियंस टुक अ ग्रेट आई मीन क्रेडिट अपने लिए कि हमारी कौम ऐसी भी है जो ये काम भी कर सकती है। लोगों ने बाद में सुएज कनाल को देखा और बड़ी चीज़ों को देखा कि जी देखो ये, लेकिन ये एक ऐसा कारनामा आपको नज़र आएगा इस दौर में, व्हिच कैन हार्डली मैच, के हार्नेस कैसे करते हैं नेचर को आप फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो ये बहुत सही आपकी ऑब्जर्वेशन है कि सुई डायनेस्टी का पीरियड बिल्कुल हमारे सूरी खानदान की तरह बहुत खूबसूरत था, और सूरी खानदान में भी एक ही बंदा था, शेरशाह। बाकी तो अच्छा, उसने जो ये काम किया, ये ऑब्जर्वेशन है ना, इनकी ऑब्जर्वेशन थी कि मसला क्या है? मसला ये है कि किसी को पता नहीं है कि क्या करना है, कोई भी जाके किंग को मशवरा उल्टा-सीधा दे सकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये सारा सिस्टम, ये जो डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। ये इसलिए ऑर्गेनाइज़ किए थे कि आप अपनी-अपनी हदूद में रहें। आपको हमने ये असाइन किया है काम, ये करें। दूसरा इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने जो पोटेंशियल थी नेचुरल रिसोर्सेज़ चाइना की, जितना भी इनके अंदर चाइना था, उसको डेवलप करने के लिए बड़े काम किए। और लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन वो फिर ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। हो जाएगा। बस एक आखिरी सवाल सर इस दौर में, कि जी, अगर आप इजाजत दें तो, बुद्धिज्म सर इस दौर में यहाँ पे पॉपुलर होता है, जी। और फिर इन्होंने बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन भी डिक्लेयर कर लिया। यानी हाँ। ये ऐसा लगता है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का इस दौर में, सर उसका उसका थोड़ा सा जरा रोशनी डालिएगा। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। आई वाज़ होपिंग कि समबडी विल आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये देखिए ये, अगरचे हम इसको पसंद नहीं करते टॉपिक को, लेकिन इनका चोली दामन का साथ है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का। और मेरी ये शुरू से रही है कि कभी इनको कोशिश करो कि ये अलग-अलग रहें। जब ये इकट्ठे होंगे, तो लूज़र विल बी ऑलवेज़ रिलिजन। अच्छा, अब इन्होंने बुद्धिज़्म को क्यों किया फ़रोग़ दिया? इन्होंने इन्होंने 2 खाने बनाए उस वक़्त अपने सिस्टम में।
कन्फ्यूशियस कहाँ पे रेलेवेंट है? कन्फ्यूशियस ब्यूरोक्रेसी में रेलेवेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन में रेलेवेंट है। बाकियों को आप फिल करें या डाओइज्म से, या बेहतर है बुद्धिज्म से, क्योंकि बुद्धिज्म सब कुछ करता है, आपको हुकूमत के खिलाफ नहीं उकसाता। उसका जो कॉन्सेप्ट है, डाओइज्म तो आपसे डिमांड करता है फिर भी कुछ ना कुछ। डाओइस्ट तो आपको कहते हैं हम आपकी तबीयत ठीक कर देंगे, आपकी उम्र बढ़ा देंगे, और जादू मंत्र से आप जो कुछ चाहेंगे हम कर सकते हैं आपके लिए, उसके एवज में आप हमें जगह दें, लैंड्स दें। ये भिक्षु थे, ये कुछ नहीं मांगते थे, इनको जो भी दिया गया वो हुक्मरानों ने खुद अपनी मर्जी से दिया। ये सिर्फ ये कहते थे कि दुनिया दुखों का घर है और इसकी चमक दमक से दूर रहो, किसी काम में ना पड़ो, और चेंज, ये एक अमेजिंग चीज मैं आपको फिलोसॉफिकल बता रहा हूं। आइडिया ऑफ हिस्ट्री डिड नॉट एग्जिस्ट इन दीज टू रिलीजन्स। हिंदुइज्म में आइडिया ऑफ हिस्ट्री नहीं है, बुद्धिज्म में आइडिया ऑफ हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं आइडिया ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है, ये नहीं कि एक इवेंट हुआ उसके बाद हुआ उसके बाद हुआ, नहीं, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंज। वो हेगल ने जब कहा था तो बिल्कुल ठीक कहा था कि इफ यू डोंट डिटेक्ट चेंज इन एनी सोसाइटी, दैट सोसाइटी हैज नो हिस्ट्री, देयरफॉर इंडिया हैज नो हिस्ट्री। ये उसका बड़ा मशहूर जुमला था, जिसपे काफी इंडोलॉजिस्ट को तकलीफ हुई, कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी उस पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। ये मशहूर होगी बात। और फिर बुद्धा प्रकाश ने एक अच्छा इसको सपोर्ट कर में आर्टिकल लिखा कि बिल्कुल सही कहता है हेगल, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है हिस्ट्री का। यही बुद्धिस्ट के पास था प्रॉब्लम, चेंज नहीं चाहते थे, इसलिए कि ये दुनिया तो है ही नहीं ऐसी जगह जहां पे दिल लगाया जाए। और रूलर को ये इतनी अच्छी लगी बात कि इनको बिजी रखो, लोगों को ये बताएं कि आप अपने दूसरे कामों में रहें, हुक्मरान जो करता है करने दो। तो ये वजह थी इसके पॉपुलर होने की। लिटरली हमें ऐसे नजर आते हैं फरमान हुक्मरानों की तरफ से कि ये एक नई वेव आई है, जिससे शायद बगावतें कम हो जाएं, लोगों में अनरेस्ट कम हो जाए, लोग रिजिलियंट हो जाएं टू डिफरेंट पॉलिसीज दैट वी विल अडॉप्ट इन आवर गवर्नमेंट। तो इसलिए इसको प्रमोट करो। फिर इन्होंने प्रमोट किया, और बाद में आप देखेंगे कि फिर इनके खिलाफ जो हुआ वो दैट्स अनदर स्टोरी। हर ऐसी चीज जो आपको सिखाती है या बताती है कि हुकूमत हुकूमत वालों के लिए छोड़ दो, उनमें दखल ना दो, दैट वाज सपोर्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फ्रेगमेंटेड हाउसेस भी कहते थे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें कोई कोई हम पे जब चढ़ाई करेगा तो ये लोग उनको कम से कम रोकेंगे तो सही ना, कि नहीं रहने दो इनको, तुम अपनी आखिरत की फिक्र करो। तो वो जो आखिरत की फिक्र थी ना, वो लोगों को ले डूबी यहाँ पे। एंड दैट एक्सप्लेन्स दिस chaos that remained for such a long time, kept India, kept China divided, और आपस में इनके झगड़े रहे। और this, as we shall see later, it will ultimately result in Mongol invasion and occupation of China। ठीक हो गया जी? अब जी सर, अब आते हैं सर टैंग डायनेस्टी की तरफ, जिसका पीरियड एक लंबा पीरियड तकरीबन 300 साल, पौने 300 साल का है जी सर। जी बिल्कुल। कहते हैं ये चाइना का, चाइनीज हिस्ट्री का ये गोल्डन पीरियड है, जिसमें सिविलाइजेशन, कल्चर, लिटरेचर, पोइट्री, बहुत कुछ है आर्ट, इनका। टेक्नोलॉजी, हाँ हर चीज बड़े अरूज पे है। तो जी सर बिल्कुल। इस जो टैंग डायनेस्टी है, जरा इस पर रोशनी डालिएगा सर। इसके एक तो काम इन्होंने जो किया, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया। ठीक सर। फॉर द फर्स्ट टाइम दे डिक्लेयर्ड एम्परर
as the supreme ruler. हम्म, एम्परर के नीचे इन्होंने, जिसको आज के दौर में आप प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, एक ऑफिस बनाया जिसको कहते थे ग्रैंड चांसलर। ओह, हाँ जी, ग्रैंड चांसलर एंड द किंग, ये इनके दरमियान और कोई नहीं था। ठीक हुआ। ग्रैंड चांसलर के नीचे थे, अब जरा फिर देखिए इनकी जी सर। सिस्टम, 5 डिपार्टमेंट। वो जो हमने पहले 3 डिपार्टमेंट्स किए थे, वो अब 5 हो गए हैं डिपार्टमेंट। और ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये जहन में नुक्ता रखने के काबिल है। इन डिपार्टमेंट्स को कौन रन करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। चांसलरी ग्रैंड चांसलर के अंदर आनी थी डेफिनेटली। फिर कोर्ट्स, 9 कोर्ट्स जुडिशरी इसके अंदर आ गई। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स आ गया। फिर 5 डायरेक्टरेट्स बनाई इसने डिफरेंट एरियाज के लिए, एंड फाइनली सेक्रेटेरिएट। ये बिल्कुल प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड है, कोई सियासत नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है। और ये है प्राइम मिनिस्टर या ग्रैंड चांसलर का जो एरिया है, उसके अंडर है। इनमें से एक डिपार्टमेंट है, अब दिस व्हेन आई लुक्ड एट इट आई रियलाइज्ड कि हाँ, इसमें कोई बात थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स, 6 मिनिस्टर्स इसके अंडर हैं। ये कोई भी आप पॉलिटिशियन से, एलीट से ले सकते थे। वो 6 मिनिस्टर्स फेडरल गवर्नमेंट के थे, फिर इनके एरियाज कमांडर उनको कहते थे, फिर प्रीफेक्चर होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट तक होता था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम, लॉन्ग बिफोर द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिस्टम, ये हमें तंग डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन नजर आता है चाइना में। A very, very regular and systematic bureaucratic administrative system in almost every field हमें नजर आता है। अच्छा, इसमें फिर सिस्टम इन्होंने क्या किया? सिस्टम इन्होंने सेंट्रलाइज्ड रखा। 2 सिस्टम थे। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द एम्परर। जमीन किसकी मलकियत है? हुक्मरान की। ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो आपके साथ, आपके हलीफ हैं, आपके साथी हैं, उनको आप साथ में लाएं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें बाकायदा, और उनके देखें कि वो क्या आपके लिए करते हैं, क्या आप उनके लिए कर सकते हैं। बट दे विल नॉट कम अंडर योर सेंट्रलाइज सिस्टम। तो इसलिए आप उनको लेवरेज इतना देते हैं कि वो आपके खिलाफ बगावत ना कर सकें। फिर होता है इनका कि लैंड किसको देनी है। This is amazing. Land will be given according to the family size. अगर आपके घर में 10 अफराद हैं खाने वाले, जी सर। उस हिसाब से आपको जमीन दी जाएगी। अगर आपके घर में 3 अफराद हैं, उस हिसाब से आपको जमीन दी जाएगी। तो जरूरत के मुताबिक, लॉन्ग बिफोर एनी आइडिया, जिसको हम इक्वालिटी कहते हैं, ये इन्होंने इसको वेस्टर्न हिस्टोरियंस इक्वल फील्ड सिस्टम लिखते हैं इस पॉलिसी को, कि चूंकि मिल्कियत जमीन की बादशाह की है, तो ही हैज द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फार्मर्स एंड देयर स्किल। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को इन्होंने खत्म किया। जमीन सिर्फ उसको मिलेगी जो काश्त करेगा वहां पे, और अपनी जरूरत के मुताबिक दी जाएगी। अच्छा, यहां पे अब नेक्स्ट जो है, उसमें इन्होंने एक
गलती कह लीजिए या एक ऐसा काम किया जो लेटर ऑन विल प्रूव नॉट वेरी। स्टैंडिंग आर्मी खत्म कर दी इन्होंने। और डिफेंस और दूसरी चीजें जो वो मिनिस्ट्री थी उसको उनको हवाले कर दिया आपकी ब्यूरोक्रेसी के, कि जिस वक्त भी जरूरत होगी दे विल बी इन ए पोजीशन, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर थी, दे विल रेज द आर्मी, ताकि टैक्स का बोझ हुकूमत पे ना पड़े, हुकूमत के रेवेन्यू पे कोई असर ना पड़े, और जब भी जरूरत होगी हमें आर्मी की, उस वक्त ये ट्रेनिंग एकेडमीज या कॉलेजेस वगैरह तो होते नहीं थे, तो बॉडीड लोग आप इकट्ठे कर लेंगे, उनके लिए असला वगैरह प्रोवाइड कर लेंगे सिर्फ उस वक्त जब जरूरत होगी, अदरवाइज देयर शुड बी नो स्टैंडिंग आर्मी। और ये एक इनका एम्परर था स्वांग सेंग। इसके बारे में कहते हैं कि ये उस वक्त का सबसे बड़ा हुक्मरान था, पैसिफिक से लेके उज़्बेकिस्तान तक इसकी हुकूमत थी, in two forms. One part was centralized system, the other part was tributary system. ये जितनी स्टेट्स इर्द गिर्द थी चाइना के, उनका खत्म करने के लिए डेंजर, इसने उनको मुख्तलिफ मराहत दी, उनके साथ मुख्तलिफ ट्रीटीज की, और इस तरह से वो इनके साथ रहते थे। अच्छा, इसी पीरियड में फिर आपको मिलेंगी दो बगावतें होती हैं, और ये बगावतें इन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन दे वर डिफीटेड। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें डेवलपमेंट हुई है चाइना में इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, कई नई आपको जॉनरास नजर आएंगे इन पोइट्री, इन लिटरेचर, फिर आपको नजर आएंगी आर्ट, आर्किटेक्चर। आर्ट में आपको कैसे ऐसे मास्टरपीसेस मिलेंगे, आर्किटेक्चर मिलेगा आपको, नेचर और मटेरियल, ये इस पे लोगों ने लिखा कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके के मुताबिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो यू विल सेव मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इसका फायदा भी हुआ, इसका नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ कि यू सेव्ड लॉट ऑफ मनी, नुकसान ये हुआ कि मसलन जब इसने रिपेयर करनी शुरू की इन्होंने ये ग्रेट वॉल, तो जिस इलाके में पत्थर नहीं था वहाँ क्या किया जाए, वहां इन्होंने मट्टी इस्तेमाल की। वो जैसे हमारे देहात में नहीं दीवारें बनाते हैं मट्टी की, उसी तरह इन्होंने मट्टी में स्ट्रॉज इस्तेमाल करके, कुछ और चीजें इस्तेमाल करके, पत्थर वगैरह जो भी अवेलेबल था वहां पे मटेरियल इस्तेमाल करके इन्होंने ना सिर्फ दीवार बनाई बल्कि कई बिल्डिंग्स भी बनाई वैसी। तो ये मैं समझता हूँ ये एक अमेजिंग डेवलपमेंट थी उस वक्त, कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का मटेरियल इस्तेमाल करके आप अपनी रिहाइश का या जो भी फोर्टिफिकेशंस बनानी है उसका बंदोबस्त कीजिए। फिर इन्होंने तिजारत, हमें आसार नजर आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेवी जिसको आप कहते हैं इस एरिया में। कहते हैं रोमन्स ने तो बना ली थी, ग्रीक्स की तो वॉर सारी होती थी क्योंकि आइलैंड थे वो, तो उनकी तो होती शिप से थी, लेकिन यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम ईस्टर्न एरिया में हमें हार्बर्स डेवलप्ड होती नजर आती हैं, हमें शिप बिल्डिंग नजर आती है, और हमें ये जो पूरा एरिया है ताइवान, जापान, ये जितना इलाका है, उस वक़्त ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो डिस्कवर्ड नहीं थे। इनमें हमें तिजारत नज़र आती है, और ये सारा एरिया था एक्सेप्ट बर्मा। बर्मा नहीं था पार्ट ऑफ चाइना, बाकी जितने आप एरियाज़ देखते हैं, वियतनाम है, कोरियाज़ हैं, दे वर ऑल पार्ट ऑफ चाइना।
पूरे पैसिफिक ओशन तक और उधर उज़्बेकिस्तान तक। अच्छा, फिर जो इसमें असल डेवलपमेंट हुई है वो यूँ हुई है ये कि सिल्क रूट, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ी। नया इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इम्पोर्ट किया। Many people were asked to come and work for them from ईरान। ईरान में उनके ये अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और हिसाब-किताब का बड़ा सिस्टम अच्छा था। तो कई आपको मिलेंगे उस वक़्त के ताजिर जो थे, वो इनको हायर करते थे। अरबों को हायर करते थे टू चेक कि ये माल सही है या नहीं है, इसमें कोई खराबी, स्पेशली जिन-जिन एरियाज़ में अरब्स की थी मसलन एक्सपर्टीज़ कैमल्स में थी, तो ये हमें सारी इनकी नज़र आती है एक ऐसी एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन नज़र आता है ये पीरियड मुझे, कि जिसमें दे वेलकम्ड एवरीबॉडी, जो भी आए, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है। और हमने आपसे अर्ज़ किया था कि यही पीरियड है जब मुसलमान आते हैं यहाँ पे और उनको हर तरह की आज़ादी ये देते हैं उस वक़्त। जो बाद में हुआ वो डिफरेंट स्टोरी है मिंग डायनेस्टी में। तो ये इस लिहाज से ये एक पीरियड ऐसा था कि जिसमें आपको एनलाइटेंड पीरियड नज़र आता है। आपको स्टूडेंट्स नज़र आते हैं कमिंग फ्रॉम जापान एंड अदर एरियाज़ टू स्टडी इन चाइना। और आप ही ने शायद लास्ट टाइम सवाल पूछा था जी कि सर। कोई मिडल ईस्ट से भी आया है यहाँ पे पढ़ने। अ, वो इसलिए नहीं आया कि मिडल ईस्ट उस वक़्त अरूज पे था इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये वही पीरियड है जो बाद में बगदाद में आपको दारुल हिकमा नज़र आएगा। तो इसलिए हमें ये एक तरह से 2 पैरेलल इंस्टीट्यूशंस नज़र आते हैं और वक़्त सबसे पहले अरबों ने ये समझा कि इनकी कुछ बुक्स ट्रांसलेट होनी चाहिए चीनियों की। तो वो साथ-साथ सर ये जो एक चीज़ हमें नज़र आती है, ये कहा जाता है कि इनका जो चाइनीज़ कैलेंडर है, जी, दुनहांग मैप और ये उसका कैलेंडर जो है, ये मतलब दुनिया के जो वेल मेंटेन्ड पुराने कैलेंडर्स में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका सर क्या कोई बिल्कुल इसी पीरियड में ये डेवलप हुआ है कैलेंडर। सर? एंड नॉट ओनली दैट, इन्होंने ये जो दोनों सिस्टम्स को एक जगह इकट्ठा किया है जिसको आप लूनर और सोलर कैलेंडर कहते हैं, कि ये इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू मून का घटना बढ़ना, बल्कि इन्होंने हिसाब लगाया कि देखेंगे तो हम मून के हिसाब से ही, लेकिन मून का साइकिल जो है वो बाद में मौसमों के साथ क्लैश कर जाता है। ठीक है ना? ये तो आपको भी पता है। सर जी, ऐसे ही वो तो क्या फ़र्क किया आ जाए? जाता तो उसमें है। जी फिर सर। उन्होंने ऐड किया कि इतने दिनों बाद या इतने सालों बाद या इतने महीनों बाद 1 महीना ऐड कर दें आप। 12 की बजाय उसको 13 महीने कर दें तो वो गैप पूरा हो जाएगा। या आप साल के बाद एक और ऐसा कुछ स्टेप कर दें कि ये दोनों चीज़ें साथ-साथ रहें। तो ये एक तरह से अमेज़िंग हमें नज़र आती है, बल्कि मैं एक गौर कर रहा था इस बात पे, ये शायद आपको डाइग्रेशन लगे लेकिन ये सोचने की बात है। हमारे जो बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि जितने ये हुँ। अरबी में नाम हैं हमारे इस्लामी कैलेंडर के, जी सर। इनमें से अक्सर मौसमों के नाम हैं। हुँ। ये अब हम जमादी में जा रहे हैं ना, जमादी उल अव्वल में। जी सर। जमादी का मतलब सर्दी है, ठीक, ठीक, ठीक। रबी का मतलब बहार है। हुँ।
अच्छा, इस तरह से कई नाम मैंने जो इनके ट्रांसलेट किए तो उनमें पता चला कि ये तो गर्मी का मौसम था, ये था। तो इसका मतलब है जो अरब उस वक़्त कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, उसमें भी ये दोनों चीज़ें साथ-साथ थी। हम्म। उसमें भी आपको नज़र आता है कि मौसम को ज़हन में रखा जाए, जी सर। क्योंकि ये जो आपका हज का महीना है, जी सर। ये हमेशा आता था उस दौर में जब हम्म। आपके पास फसल है, जब आपने तिजारत करनी है और इतना हम्म। गुड्स का सामान है कि आप ले जा सकें और वहाँ बेच सकें ले जाके। हम्म। वरना सिर्फ हज करने कोई नहीं जाता था उस वक़्त। ये मैं इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ जब इनके जी नाम जी। इन महीनों के आते हैं नज़र हमें। जी तो सर। इसलिए इन्होंने चाइनीज़ के में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है। हम्म। उस वक़्त ज़्यादातर महीनों के या कैलेंडर्स का जो सिस्टम होता था, उसको रखा जाता था मौसमों के हिसाब से, हम्म। आपकी प्रोड्यूस के हिसाब से, ताकि उसी के मुताबिक लोग अपनी लाइफ़ को रेगुलेट करें। हम्म। और इसने तो बाकायदा फिर हमें हंस की तरह एक टाइम टेबल नज़र आता है कि लोगों ने करना क्या है। हम्म। When you are not farming, what to do? When you are not working here, what to do? अच्छा, फिर हमें पहली दफ़ा ये नज़र आता है कि ये एक सिस्टम नेविगेशन का आपको नज़र आएगा कि ये कैसे शिप्स को नेविगेट करना है, हम्म। उसमें भी आपको नज़र आएगी। इसमें आपको मैथमेटिक्स, हम्म। अगर आप इनके वो देखें इवन देयर आर्किटेक्चर देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि पैरेलल लाइन्स का कॉन्सेप्ट, स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट और जो बाद में डेवलप होगा इनटू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको ये भी नज़र आएगा। तो वी कैन लिटरली एक-एक चीज़ करके किताबों की जिल्दबंदी कैसे की जाती है, ये डेवलप हुआ। किताबें प्रिज़र्व कैसे की जाती हैं, ये सिस्टम डेवलप हुआ। हम्म। कपड़े पे नक्शकारी तो शुरू हो चुकी थी, ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हो चुकी थी। हम उसको आजकल हम कहते हैं गुटेनबर्ग को देते हैं ये क्रेडिट फॉर डेवलपिंग प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन इस दौर में सबसे पहले चीनियों ने किया है। वो जो भी आप उसकी शक्ल समझ लें। इवन इज मूविंग टाइप थिंग्स जो होती हैं, एक तो होती है ना इमूवेबल, आपने एक बना दिया ठप्पा, जी सर। उसको आपने करना है। एक होता है कि आप उसको चेंज करके उसमें तब्दीली ला सकते हैं। आपको ट्राई कलर्ड पॉटरी नजर आती है फॉर द फर्स्ट टाइम इन चाइना। उससे पहले 2 कलर की होती थी, ब्लू या व्हाइट या कुछ और। इस दफा इन्होंने एक और कलर ऐड किया है और फिर ये एक अलग डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ दिस फैब्रिक कलर सिस्टम। कलर कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन सी चीज़ों से प्रिपेयर किए जाते हैं। मेडिसिन का सिस्टम आपको मिलेगा इसमें कि मेडिसिन में आपने क्या-क्या कुछ करना है। बुक्स वर रिटन ऑन मेडिकल साइंस। तो क्या-क्या ज़िक्र करें आपको, आपको तकरीबन हर फील्ड में आपको मिलेगा ये सब, जो आज हम कहते हैं कि ये सिविलाइज़ेशन की एक तरक्की है। सर इसका जो आपने अभी जिक्र किया युआन ज़ैंग का, इसी नाम से हमें एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क भी मिलता है और जो स्कॉलर भी है, ट्रैवलर भी है, और उसका हमें रिकॉर्ड मिलता है कि वो इंडिया आया, कुछ अरसा यहाँ रहा और यहाँ से जो महायाना और हनायाना के वो कुछ लेके गया किताबें, कोई वो कहते हैं 6,000 की किताब के करीब, और फिर यहाँ से बुद्धा के स्टेचूज वगैरह भी लेके गया। तो मतलब इस दौर में चाइना का और इंडिया का आपस में कुछ ऐसा इंटरेक्शन नजर आता है कि उनकी क्या कोई ओपन डिप्लोमेटिक पॉलिसी या कुछ इस तरह से है, क्या है सर ये? आप देखें ना, उस वक़्त आप गौर करें तो इंडिया पे हुक्मरान कौन था?
इंडिया पे उस वक्त फ्रैक्चर्ड है, इंडिया इज फ्रेगमेंटेड। सर इसको आप कहेंगे उस वक्त दिस इज द पीरियड बिफोर कमिंग ऑफ टर्क्स, दिस इज द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम का दौर गुजर चुका है। तो ये ठीक है, पीरियड है 7th 8th 9th सेंचुरी का बेसिकली। ठीक है। उस वक्त पीपल हु ट्रेवल टू इंडिया दे वांटेड टू लर्न, खास तौर पे जब बुद्धिज्म ने होल्ड कर लिया चाइना जी में। सर, जी सर। वो जैसे हमारे लोग कहते हैं ना इस्लाम आया, लेकिन इस्लाम शुरू कहाँ से हुआ, चलो जाके मक्का और मदीना तो देखें। तो उनके लिए, बुद्धिस्ट के लिए, तो ये गया का एरिया जो था जहां से बुद्धा बिहार में गया था, वो उनके लिए मुकद्दस जगह थी। उस जगह को जाना, वहां से फिर कुछ लेके जाना, उसके स्टैचूज। लेकिन एक चीज आप जहन में रखिए, इस पे मैंने बड़ा गौर किया है, एंड आई डोंट बिलीव दैट दे टुक एनी स्टैचूज, क्योंकि चाइना में जितने स्टैचू बुद्धा के आपको नजर आएंगे वो चाइनीज ह्यूमन शेप में है। अच्छा, आप अगर आपने लाहौर में वो देखा है फास्टिंग बुद्धा, सिंस दैट वाज मेड हियर, उसके फीचर्स आपको पंजाब के नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका अच्छा, सर वो चाइनीज और जापानीज टच है उसमें। हाँ, इसी तरह बिल्कुल। बर्मा में आपको टच नजर आएगा। तो इसलिए बुद्धा जहां कहीं उसका ये आइडिया गया है, लोगों ने अपने इमेज में उसको देखा है, या उसके इमेज में अपने आप को देखने के लिए जरूरी है कि उसकी शक्ल आप जैसी हो। बिल्कुल सही। तो ये मैंने नोट किया, और ये बल्कि इस पे काफी स्कॉलरली आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं कि गंधारा में जो आपको बुद्धा नजर आएगा, वो बुद्धा ना इंडियन बुद्धा है ना चीनी बुद्धा है, वो मिलाप है। उसमें थोड़ा सा यूनानी टच भी नजर आएगा आपको, क्योंकि कई स्कल्प्टर्स यूनान से आए थे, और यूनानी आपको पता है ह्यूमन फेस बनाने के माहिर हैं। नोज स्पेशली, लिप्स, आंखें, और बहुत उनमें ये स्किल था। तो जितनी आपको एक्सकेवेशंस नजर आएंगी इस एरिया में, उसमें आपको ग्रीक टच नजर आएगा। तो बाकी ये जिसका आपने जिक्र किया, ये ट्रैवलर था, ये नाम इसका मिलता है उस बादशाह से, बट दीज आर टू डिफरेंट। उनका पीरियड भी डिफरेंट बनता है सर। जी 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 जी। तो सर अब हम इसके इतनी ग्रेट जो और ग्रैंड डायनेस्टी जो है उसके खात्मे की तरफ आते हैं, जो इसके बाद वो मंगोल पीरियड की तरफ चला जाएगा। हाँ जी तो ये सर ये सिविलाइजेशन टैंग जो डायनेस्टी है, इसका खात्मा कैसे होता है सर? जी जी, ये मैंने बताया ना आपको कि इसमें वो ज़हन में रखिए। अब मैं आपको बिल्कुल बताता हूं कि ये हुआ कैसे। सबसे पहले तो एक था इनका हुआंग चाओ, उसकी रिबेलियन हमें नजर आती है। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट जनरल ऑफ देयर आर्मी। तो इसको चूंकि कुछ नाराज था कि इसको को पूरा हिस्सा नहीं मिला। एक दूसरा था सोल्जर, वो कहते हैं कि स्मगलर था, वो जाके मिल गया तुर्कों के साथ, और उसने कहा कि यू आर ऑल्सो रिलेटेड टू दीज पीपल। बाय दैट टाइम नॉर्थ के जितने नॉन चाइनीज, ये मैं अंडरलाइन कर लीजिए इसको, नॉन चाइनीज ट्राइब्स के साथ इनकी रिश्तेदारियां हो चुकी थी। बिकॉज ये जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम था, इसमें या तो आप उनको पैसे देते थे प्रोटेक्शन के लिए आपकी गुड्स के और आपके फ्रंटियर्स के, या आप उनसे रिश्ते कर लेते थे। तो कई हन लोग जो थे, दे वर मैरिड इनटू दीज नॉर्दर्न ट्राइब्स। उन्होंने जब ये देखा कि ये ना इनके पास स्टैंडिंग आर्मी है, आर्मी ये हमसे मांगते हैं जब इनको जरूरत होती है, सो देन दे रिवोल्टेड। और इसमें आपको नजर आएंगे
5 कबीले नॉर्थ के नाम मैं बता, लियांग, और इसी कबीले के जो नाराज लोग थे तंग, जिन, हन और जू। हाँ, ये नॉर्थ चाइना के आपको नजर आएंगे। इसी तरह आपको साउथ चाइना में नजर आएंगे। वहां पे 10 डिफरेंट ट्राइब्स जो वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी अपनी अलग स्टेट्स बना ली। नाम गिनवाए हैं, लियांग, टैंग, जैन, हन और जौ। हाँ, यही इनको वो 5 डायनेस्टी, 5 किंगडम्स भी कहते हैं कि ये अलग अलग होकर सर इन्होंने बना लिया या है। इनको इनको 5 डायनेस्टीज कहते हैं। ये नॉर्थ में थी। ठीक है सर। यही बाद में कॉन्डुइट बनेंगी मंगोल्स के आने का। ऑलराइट सर, ऑलराइट। हाँ, ये क्योंकि इनमें लॉयल्टीज जो थी वो डिवाइडेड थी। इनमें से देवर हाफ चाइनीज, हाफ टर्क्स और मंगोल्स। तो इसलिए फिर जब उन्होंने देखा, देखिए ना ये पॉलिटिक्स का, ये आप खैर आपको पता है, पाकिस्तानी मेरे ख्याल पॉलिटिक्स में माहिर हैं, जानते हैं कैसे होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो देखते हैं कि इस वक्त कौन है जिसके कंधे पे सवार होके हम लोग आगे जा सकते हैं, या जिसके पीछे लग के हम लोग अपना मेंटेन कर सकते हैं। ये एक क्लास है चाइना की जिसने, मैंने इसका जिक्र किया है पहले भी, जिसने इतनी कुछ अपनी कर ली थी इकट्ठा, दौलत, माल, शोहरत, कि उसको गंवाना नहीं चाहते थे। सही। अब वो कैसे मेंटेन करें? अगर आप डटे रहेंगे अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन में, तो नतीजा क्या होगा? यू विल बी लॉस्ट अगर दूसरा कॉन्करर आ गया तो आप लॉयल्टीज चेंज कर दें और अपने आप को तसल्ली दें कि यार उसी खानदान का है, ठीक है, नाराज हो गया तो क्या हर्ज है। दिस इज हाउ यू मेंटेन योर लॉयल्टी एंड योर, अपनी जो आपकी एमिनेंस होती है वेल्थ में। तो ये जो रिजल्ट आपको नजर आता है 5 डायनेस्टीज और 10 किंगडम्स का, जो 960 तक चलता है, इसमें यही तमाशा हुआ था कि हर एक अपने आप को ना सिर्फ रॉयल समझता था, किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक था उसका रॉयल्टी से, बल्कि केपेबल भी समझता था कि वी आर इन ए बेटर पोजीशन टू गवर्न दिस एरिया। और चाइना इज हियर डिसअपीयर्ड लिटरली, आई मीन अगर आप गौर देखें ना तो बिल्कुल टोटली फ्रेगमेंटेड है। और मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है ना चाइना की, एक दूसरे के खिलाफ भी बरसरे पैकार हैं कि बिल्कुल वो। बिल्कुल बरसरे पैकार हैं। वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना फिर कि बेहतर कौन है। जी सर। ये सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, नॉर्थ बेहतर है, साउथ बेहतर है, ईस्ट बेहतर है, वेस्ट बेहतर है। तो चूंकि साउथ था ज्यादातर चाइना को जिसने अपनी एक शनाख्त दी, सो दे रिफ्यूज्ड। तो इसलिए ये जो 10 आपको नजर आती हैं, एक्चुअली दे वर कंपीटिंग इन सुपीरियरिटी। ये साउथ में है, ऊपर 5 हैं, ये साउथ में नीचे 10 हैं। तो नॉर्थ और साउथ की ये जो डिवाइड है ये फिर आपको नजर आएगी। एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि इट विल बी नॉर्थ दैट विल कम थ्रू कुबलाई खान। ठीक ठीक ठीक। कुबलाई खान को लेके आएंगे और युआन डायनेस्टी फिर यहाँ पे आएगी। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ये इंशाल्लाह हम फिर अगले सेशन में करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। बहुत नवाजिश सर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में जिस तरह से, और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है सर, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप इसे बड़े आम फहम अंदाज में हमें इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगला जैसा सर आपने फरमाया कि फिर हम लेटर पीरियड जो इंपीरियल चाइना है उसमें शामिल हो जाएंगे, जिसमें लियोन, जिन और वेस्टर्न डायनेस्टी है। ये अजीब बात है सर, जिया डायनेस्टी से ये काम शुरू हुआ था और ये इंपीरियल चाइना खत्म भी जिया डायनेस्टी पे ही हो रहा है। हाँ, तो जी तो दोस्तों अगले हफ्ते ये लेटर इंपीरियल चाइना के टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सर आपका बेहद शुक्रिया
दोस्तों की खिदमत में मैं अर्ज करता चलूं कि आज चूंकि सर शाम के टाइम पे बिजी हैं, तो हमने ये प्रोग्राम ज़रा अर्ली रिकॉर्ड कर लिया है। आज आपके क्वेश्चंस नहीं हम ले सकेंगे, लेकिन ये कि ये जो क्वेश्चंस आपके हों भिजवा दें फेसबुक पे, हम अगला प्रोग्राम आपके क्वेश्चंस से टेकअप कर लेंगे ताकि ये सिलसिला आगे चलता जाए। सर आपने वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दरख्वास्त यही है कि इस मैसेज को अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी फैला सकें फैलाते जाएं, और इंशाल्लाह हम इल्म के इस सफ़े को लेके आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आप सबका शुक्रिया सर, खसूसन आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।